Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में we will be talking about Elephanta Caves. सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स की रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में. थर्ड आर्टिकल में लैंड इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एलिफेंटा केव के बारे में बात कर लें. तो यहाँ पे हम एक रिजर्वायर है जैसे एक बावरी टाइप की, इसमें हम कुछ एक्सकवेशन करने वाले हैं जिसकी वजह से ये न्यूज में था. तो एलिफेंटा केव आपके इंडिया गेट से महज 10 से 11 किलोमीटर ईस्ट पे लोकेटेड है एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. वैसे ये एक रॉक कट हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव का आर्किटेक्ट है जो कि आपको इस एरिया में देखने को मिलता है एंड ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को. तो इसको आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करती है एंड मैनेज किया जाता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 के अंडर. अब कहा जाता है जो नाम एलिफेंट है ये एक्चुअली में पुर्तगीज ने यहाँ पे दिया था. इस पूरे आइलैंड के ऊपर एक मैसिव स्टोन एलिफेंट स्टैचू आपको देखने को मिलता था, बट बाद में जब ये स्टैचू कोलैप्स किया तो ब्रिटिशर्स ने इसे मुंबई में मूव कर दिया. कहा जाता है कि ये सेकेंड सेंचुरी में बिल्ड की गई थी. बुद्धिस्ट स्तूपा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है कि मिड 16th सेंचुरी के आसपास कमीशन हुई थी. जो मेन केव में आपको टेम्पल्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो. तो पहला आपका ग्रेट केव है जो कि केव 1 है. इसमें आपको लॉर्ड शिवा की मूर्ति देखने को मिलती है, मतलब वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को एंड यहाँ पर 60,000 स्क्वायर फीट का है ये. एंड रफली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 मीटर का आपको एक मास्टरपीस देखने को मिलता है त्रिमूर्ति का. त्रिमूर्ति मतलब शिव को एज ए क्रिएटर ब्रह्मा, प्रिजर्वर विष्णु एंड डिस्ट्रॉयर महेश के तौर पे दिखाया गया है. एंड इसमें अर्धनारीश्वर की भी एक आपकी मूर्ति है जो कि शिव और पार्वती दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करती है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. फिलहाल आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में हमें यहाँ पे क्या कुछ मिला है तो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बावरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखने को मिली है. उसके अलावा कुछ सारे बहुत सारे हमारे को लाइक टेराकोटा की फ्रेग्रेंस देखने को मिले हैं, स्टोन बैंगल्स देखने को मिले हैं, बीड्स देखने को मिले हैं, स्टोन आर्क आपको देखने को मिले, तो वो सब और इवन कुछ कॉइन्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं. तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स और मेंस का, पीवाईक्यू से आप रिलेट कर सकते. अब इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने एक प्रिसाइज टेक्निक डेवलप की है जिससे आप डीप स्पेस के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. तो इसको आईआईटी कानपुर एंड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ने मिलकर बिल्ड किया. तो कहते हैं दो डिस्टिंक्ट रेडियो सिग्नल इफेक्ट को इसमें यूज किया है, डिस्पर्जन मेजर एंड स्कैटरिंग बॉर्डनिंग की. तो ये दो चीजें इसमें यूज की गई हैं. अब इसमें पल्सर सेल के ऊपर टारगेट किया गया. तो पल्सर आपका एक्चुअल में हाईली मैग्नेटाइज न्यूट्रॉन स्टार होता है जो कि रैपिडली रोटेट कर रहा होता है. तो ये कहा जाता है कि कॉस्मिक लाइट हाउस है. तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो रेमिनेंट बचता है एक स्टार का उसको ये रिप्रेजेंट करता है. अब इसकी रोटेशन जो होती है मतलब पल्स इसलिए कहा जाता है, पल्सर इसलिए कहा जाता है कि मतलब ये जलता बुझता है या कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करता है वो नहीं. ये एक्चुअल में आपकी लाइक आप ये कह सकते हो कि स्टार बीम तो सारी जगह छोड़ता है, बट अगर आप इसकी अलाइनमेंट में नहीं है तो आपको वो दिखेगा नहीं. तो मतलब अगर अर्थ से लाइन ऑफ साइट में हो तभी ये आपको डिटेक्ट होगा. तो इस वजह से इसे पल्सर स्टार कहा जाता है. तो कहते हैं कि भी इसकी जो डेंसिटी होती है काफी एक्सट्रीम देखने को मिलती है, मतलब मोर देन अपने सन से आपको देखने को मिल सकती है. मोर ओवर इसकी जो स्पीड है वो भी काफी तेज होती है आपकी. जैसे लाइक आप ये कह सकते हो कुछ स्लो भी हो सकते हैं जो वंस पर सेकंड आपके रोटेट करते हैं, बट कई हो सकते हैं जो मिली सेकंड के हिसाब से आपके रोटेट करते हो. जैसे कुछ 716 टाइम्स पर सेकंड भी रोटेट करते हैं. तो ऐसे भी आपको देखने को मिलते हैं. तो कहते हैं कि जब ये रोटेट करते हैं तो इससे ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है. तो कहीं ना कहीं टाइनी वाइब्रेशन जो आपको स्पेस टाइम वेब के अंदर देखने को मिलती है तो वो भी ये जनरेट करता है. मोर ओवर ये आपको टाइम नेविगेशन के अंदर हेल्प करता है. ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि स्पेस के अंदर आपके जीपीएस लोकेशन का काम करता है. एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मेजर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, फ्रीक्वेंसी में आपको डिले देखने को मिलता है. लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी स्लो डाउन कर जाती है तो इस वजह से इसमें फ्रीक्वेंसी का डिले देखने को मिल जाता है.
एंड यहाँ पर रिलायबिलिटी गैप भी देखने को मिलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मॉडल अभी तक यूज किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे लाइक उसमें इनएक्यूरेसी आपको देखने को मिल रही थी डिस्टेंस डाटा में, तो हमने उसको कई बार चेक भी किया था। तो कहते कि अभी जो हमें डाटा यूज किया वो कहीं ना कहीं मैच करता है जो हमारी अलग अलग जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनके साथ भी। एंड कहीं ना कहीं ये आप ये कह सकते हो कि एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जो पोटेंशियल है इसका, कि भाई हम इसको दूर के ऑब्जेक्ट को नापने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो वो चीज इसमें काफी अच्छी है। तो इससे रिलेटेड ये आपका पीवाईक्यू है, तो इसको एक बार आप चेक कर लें। अब बात करते हैं वर्ल्ड सॉरी इंडियाज लैंड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने इसको पब्लिश किया। कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमने कुछ रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया था, जैसे अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स यानी जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का, तो उसमें हम काफी हद तक सक्सेसफुल हुए। टेनेंसी के अंदर रिफॉर्म लेके पार्शली सक्सेसफुल हुए। लैंड सीलिंग पूरी तरह से फेलियर हुआ क्योंकि लोगों ने अपनी वेल्थ बिनामी प्रॉपर्टीज के थ्रू छुपा दी। एंड उसके अलावा आपको कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग जो देखने को मिलती थी उसमें कुछ एरिया में आपको सक्सेस मिला और कुछ एरिया में नहीं। तो कहते हैं इनइक्वालिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली टॉप 10% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 44% लैंड को होल्ड करती है। एंड ये मोर और लेस आपकी स्टेगनेंट ही है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में भी ये आपको सेम डाटा देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि लैंड ओनरशिप, टेनेंसी एंड मैनेजमेंट, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके जो लैंड टाइटल वगैरह है ये सब चीजें आपकी लैंड के रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाती है। तो रिफॉर्म के अंदर आप डिमांड भी करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया जब आजाद हुआ था तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग थी, तो जिसकी वजह से हमने भूदान योजना जैसी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था ताकि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी ये इंश्योर करने की बात करता है कि भाई जो वेल्थ है वो सबके बीच में इक्वली डिवाइड हो। तो कहते हैं वैसे ये लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है एंट्री 18 के अंडर। सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडल एक्ट प्रोवाइड कर सकती है, बट इंप्लीमेंट करना या ना करना वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। गिनी कोफिशिएंट 0 रिप्रेजेंट परफेक्ट इक्वालिटी, 100 रिप्रेजेंट करता है इनइक्वालिटी। तो कहते हैं कि भाई जमींदारी सिस्टम जो महलवारी सिस्टम है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिली है, जहां पर आपको लैंड कंसोलिडेशन देखने को मिली है। उसके अलावा जिन जिन एरिया में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन या लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल देखने को मिला वहां पर भी कंसोलिडेशन काफी हाई है। कहते हैं टॉप 10% 44% आपका लैंड होल्ड करता है। 46% भारत की जो रूरल जनता है वो लैंडलेस है, मतलब उनके पास जमीन नहीं है। एंड सिंगल लैंडलॉर्ड की डोमिनेंस की बात की जाए तो 12% आपके गांव ऐसे हैं जहां पर सबसे बड़ा एक लैंड होल्डर आपको देखने को मिलता है, और 3 से 4% के लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गांव की आधी जमीन तक भी आती है। तो कहते हैं पंजाब में सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, फॉलोड बाय बिहार एंड केरला। मोर ओवर अगर आप देखें तो हाई इनइक्वालिटी में केरला, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ये सभी देखने को मिलते हैं। इनइक्वालिटी कहां पर कम है? कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश इसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहते हैं अब देखो यही कारण है जिसकी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी फैला था। बट अभी गवर्नमेंट ने स्वामित्व स्कीम लॉन्च की है जहाँ पे ड्रोन्स वगैरह के थ्रू हम प्रॉपर्टी का कार्ड बना रहे हैं। मॉडल लैंड एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट लेके आए हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टेनेंसी को और ज्यादा बेटर किया जा सके, एंड लैंड रिकॉर्ड को भी हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई अभी इसको ठीक से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है तभी आपका काम चल पाएगा। मेंस क्वेश्चन, प्रीलिम्स क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देख, अब एक बार फिर से रेपो रेट को आरबीआई ने सेम मेंटेन किया, 5.25 किया। अब रेपो रेट क्या होता है और क्यों होता है? देखो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी के होते एक प्राइमरी टूल है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करता है। अब इसमें खास बात यह कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं, टोटल 6 मेंबर मिलकर इसको डिसाइड करते हैं। और ये प्रोविजन आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आपका गिवन है। अब इनको जिम्मेवारी है कि आपको इन्फ्लेशन 4% प्लस 2% माइनस 2% यानी 2 से 6 के रेंज के बीच में मेंटेन करनी, ताकि भारत के अंदर क्रेडिट ग्रोथ, अब क्रेडिट तो आपका अवेलेबल रहे ही रहे एंड उसके साथ साथ सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस है। अब मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की हो सकती है,
आप पैसे को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें एक्सपोनेंशियल पॉलिसी आती है, जिसमें डोविश कहा जाता है। अगर आप मान के चलो आपका स्लो डाउन चल रहा है, हार्ड टाइम चल रहा है, जहाँ पे आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस समय में आप इंटरेस्ट रेट को कम कर देते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेके चीज़ों को खरीदें, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो। अगर कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी यानी हॉकिश पॉलिसी की बात की जाए, जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आपकी इन्फ्लेशन चल रहा हो, तो उस केस में आप क्या कर देते हो, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हो ताकि आपका जो लोन है वो कम ले लोग और इससे डिमांड कम हो जाए। तो कहते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये दो चीजें आती है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रेशियो एंड आपकी लाइक आप ये कह सकते हो ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट है, बट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास आपके सिर्फ ये पहले दो हैं। तो रेपो रेट क्या होता है, जहां पे आरबीआई किस रेट पे कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, तो इसको कहा जाता है रेपो रेट। रेपो रेट जनरली आपके सभी इंटरेस्ट रेट के अंदर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, यानी ये एक बेस का काम करता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक आपके आरबीआई को पैसा उधार दे। ऐसे ही कैश रिजर्व रेशियो वो परसेंटेज आपकी होती है जो बैंक अपने पास, लाइक आप ये कह सकते हो, मस्ट कीप एज कैश विद आरबीआई। आरबीआई के साथ जो पैसा रखेगा तो वो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये आपको पैसा आपका वापस मिल जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब बैंक रन एंड वैसे वाले केस। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो यहाँ पे वो पोर्शन ऑफ मनी जो आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लिक्विड एसेट्स वगैरह में बैंक अपने पास रखता है, ताकि इन केस कभी भी ऐसे सिचुएशन हो जहां पर लोग एकदम से आके पैसा मांगने लग जाए तो आप पैसा दे सके। तो कहते हैं फिलहाल क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहते हैं इन्फ्लेशन वगैरह तो अभी थोड़ी देखने को मिल रही है, बट इसमें वेस्ट एशिया और स्टेट ऑफ हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। एनर्जी प्राइसेस आपके इंक्रीज हुए एंड जो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, इसकी वजह से हमारे को मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कहते हैं अभी स्टेटस को हम मेंटेन कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान रखना होगा। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होते तो हमें शायद अपने रेपो रेट को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। फिर फॉरेक्स को मैनेज करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लम है कि भाई रुपये की घटती वैल्यू हमारे लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये आपके मेंस और प्री के क्वेश्चंस हैं जो आपको देख